दोस्तों एग्ज़ाम के लिए पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़कर अपने आंसर को प्रेजेंट जो है किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं होगी तो आपने चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा हो, अगर आपने एग्ज़ाम में उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं लिखी है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है अगर आपने उसका आंसर उस तरीके से नहीं लिखा है जिस तरीके से एग्जामिनर या आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका पढ़ा हुआ ये समझ लीजिए जीरो है। आपके मार्क्स उस तरीके से नहीं आएंगे जिस तरीके का कंटेंट आपने लिखा है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे मार्क्स जो है इतने जो हैं आने ही चाहिए। और यही रीज़न है कि DU SOL के अंदर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो है कई सारे सब्जेक्ट के अंदर जो है बैक आ जाती है, आंसर जो है उस तरीके से नहीं लिख पाते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन में पूछा जाता है, या उतने कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए ये नहीं पता होता है, कैसा आंसर लिखना चाहिए ये नहीं पता होता है। तो हम बात करने वाले हैं आज कि भैया अगर आपको DU SOL के अंदर अच्छे मार्क्स जो है अगर स्कोर करने हैं तो क्वालिटी आंसर जो है वो किस तरीके से जो है हमको लिखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आपके एग्जाम वगैरह जो है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम अब कल परसों से आपके एग्जाम स्टार्ट ही होने वाले हैं तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा जो है बैक आ जाती है, क्योंकि आंसर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाता जिस तरीके से पूछा गया है, वो कितने मार्क्स का है, कितने पेजेस हैं, कैसे डायग्राम बनेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, सही से नहीं बना पाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि भैया क्वालिटी आंसर जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम जो है चाहे आपके पास बीकॉम हो, चाहे आपके पास BA हो, कोई भी हो, सबका मैं इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल लेके आपको जो है ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आपको आंसर जो है आंसर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखनी चाहिए। ये हमने एक DU का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर को लिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है BA प्रोग्राम का। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 3 आवर्स जो हैं दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपसे जो है पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, आपसे कभी भी सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, टुकड़ों के अंदर जो है कई सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधा ही एक बड़ा क्वेश्चन आपसे जो है कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहता है, कहता है जी कीमत विभेदीकरण का क्या अर्थ है। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है और वो बोल रहा है कि किन किन शर्तों के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण किया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है और फिर पूछ रहा है कि उदाहरण की सहायता से इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। मतलब क्वेश्चन एक ही है। सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी क्वेश्चन को आप अटेंड करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से 3 चीज़ें पूछी गई है। पहला, कीमत विभेदीकरण क्या होता है, दूसरा किन शर्तों के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण किया जाता है, और तीसरा बोला उदाहरण की सहायता से इसके विभिन्न प्रकारों का व्याख्या कीजिए। ये 3 चीजें आपसे पूछी गई है। तो आपको समझ में आ गया भाई 3 चीजें तो इसमें पूछी गई है। अब आप ये देखिए कि ये जो तीनों हैं कितने कितने मार्क्स के स्कोर कर रहे हैं। जैसे कीमत विभेदीकरण का क्या अर्थ है, ये 5 मार्क्स का स्कोर कर रहा है, और किन किन शर्तों के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण किया जाता है ये भी 5 मार्क्स का स्कोर कर रहा है, और उदाहरण की सहायता से इसके प्रकार बताइए ये 8.75 मार्क्स का जो है स्कोर कर रहा है। तो भाई आपको ये पता चल गया कि पहले क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं, और एक पहला वाली चीज कितने मार्क्स की मैटर करती है, दूसरे वाली कितने मार्क्स की मैटर कर रही है, और तीसरे वाली चीज किस मार्क्स के मैटर कर रही है, वो आपको पता चल चुका है। अब आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर लिखना है, और आपको जितना पूछा गया है उतना ही आपको आंसर लिखना है। अब आपसे पूछा गया है कीमत विभेदीकरण का क्या अर्थ होता है। अब बच्चा कहाँ से स्टार्ट करता है, ले भाई एकाधिकार से वो स्टार्ट करता है जी, एकाधिकार ये एकाधिकार वो फलाना ढिमकाना एकाधिकार के प्रकार। अरे भाई उसने पूछा ही नहीं है एकाधिकार क्या होता है, उसने डायरेक्ट पूछा है भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना जितना बताना है आपको। आपको सबसे पहले
कीमत विभेदीकरण के बारे में आप जितना जानते हो, जितना अच्छे से अच्छा आप कीमत विभेदीकरण के बारे में एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फलाना केजी एक अधिकार ये होता है, उसके इतने प्रकार होते हैं, ये इसका प्रकार है, फिर इसके बारे में ये नहीं भैया उसने जो पूछा उसके बारे में बताइए। कीमत विभेदीकरण के बारे में आपको जितना पता है उतना आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर में आप कम से कम 5 नंबर का पूछा गया है तो 5 नंबर में आप कम से कम ये कह सकते हो एक शीट आगे पीछे 2 पेज, अब जैसे भी आप मान लो 2 पेज आपने इसमें लिख दिए। अब वो बोल रहा है किन शर्तों के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण किया जाता है, तो भाई अब और हेडिंग डालनी है भाई पहले, जैसे अब आप पहला क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो वैसे 3 चीजें पूछी गई है तो आप लिखिए बोल्ड करके बड़ा बड़ा कि कीमत विभेदीकरण का अर्थ, हेडिंग डाली और अब आप लिखिए उसको अंदर चालू कि भाई मैं अर्थ बता रहा हूँ। फिर जो है किन शर्तों के आधार पर, तो लिखिए कि कीमत विभेदीकरण की शर्तें, हेडिंग डाली, अंडरलाइन कीजिए, बोल्ड कीजिए और फिर वहां शर्तें बताइए। और अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि उदाहरण की सहायता से बताना है तो उदाहरण की सहायता से ही बताना है। अगर आपने इसके आपको इसके प्रकार आते हैं सारे, ठीक है, आपको इसके सारे के सारे प्रकार पता है कि भाई कीमत विभेदीकरण के ये प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 सब पता है, लेकिन आपको उदाहरण नहीं पता, आप उदाहरण नहीं लिख के आपने सारे टाइप लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री वो भी लिख दिया और जितने भी टाइप होते हैं सब लिख दिया आपने, लेकिन आपने उदाहरण नहीं लिखा इसके अंदर। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने इसके सारे टाइप लिख दिए और जी मेरे को नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे नंबर। उसने जो चीज़ पूछी है आपने वो चीज़ नहीं लिखी है। आप अगर उदाहरण नहीं लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चाहे आप उसने 8.5 नंबर का क्वेश्चन था तो अब चाहे आप इसके अंदर जो है 10 पेज भी भर के आ जाओ, आपको आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने जो पूछा है आपने उसका जवाब नहीं दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं पूछा गया है तो नहीं बनाना आपको डायग्राम। अब भाई नहीं पूछा तो नहीं बनाना ना, और इसके अंदर तो डायग्राम है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में अब वो क्लियरली कह रहा है कि जी आरेख की सहायता से, चित्र से ही बताना है, ठीक है जी। क्या बताना है कि एक एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करें। ये एक क्वेश्चन है कि डायग्राम से आपको ये बताना है कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर लॉन्ग रन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। अब डायग्राम में सबसे अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हवा में बना दिया जी, बिना स्केल के बना दिया, बिना पेंसिल के बना दिया, पेन से ही ड्रॉ कर दिया, कहाँ इक्विलिब्रियम बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऐसे ही बना दिया, जबरदस्ती फ्री हैंड से बना दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो भैया आप जिस तरीके के मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेंसिल से बनाना है, स्केल का यूज़ करना है, और इकोनॉमिक्स के अंदर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट चेक होता है, कहाँ आपने इक्विलिब्रियम बनाया है, AC MC वक्र, एक एक चीज़ यहाँ पे आपकी जो है मैटर करती है। अगर सही नहीं होंगे तो आपका डायग्राम कितना भी अच्छा है, आपने कितनी भी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जी आपने डायग्राम बना दिया, इक्विलिब्रियम हो गया और आपके 9 नंबर मिल गए, अब डायग्राम बनाने के आपको 9 नंबर मिलेंगे क्या, ये बताइए आप खुद। उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये 9 मार्क्स का स्कोर कर रहा है यहाँ पे, तो आपको 9 मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो डायग्राम जो बनाया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो आपको देनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको जो है उतने मार्क्स आपको मिल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि संतुलित कीमत जो होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस, वो औसत कुल लागत से और सीमांत लागत से किस प्रकार भिन्न है, AC और MC से किस प्रकार ये रिलेटेड होती है, ये हमको जो है बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपको ये नहीं पता तो आप इसमें चाहे कितनी भी रामायण कथा लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए, उसने जो पूछा है अगर आपने वो नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी लिख के आ जाइए। यहाँ उसने डायग्राम नहीं पूछा तो आप, अगर आपको पता है डायग्राम कैसे बनेगा तो बना के उसको जितना एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो दे सकते हो, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जी बाजार की विफलता का क्या मतलब होता है, मार्केट फेलियर क्या होता है, और बाजार बाह्यताएं बाजार की विफलता को किस प्रकार जो है जन्म देती है, एक्सटर्नलाइटीज। ये क्वेश्चन अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड है आपके पास और आपका एग्जाम है तो मार्केट फेलियर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ जाइए, एक ना गारंटीड क्वेश्चन है, आना ही आना है। अब यहाँ पे इसने देखिए क्या पूछा, पहले पूछ रहा है बाजार विफलता का क्या अर्थ है, 6 नंबर से आपसे पूछा गया है। तो आपको मार्केट फेलियर के बारे में जितना भी पता है सारा का सारा लिख के आ जाएंगे मार्केट फेलियर के बारे में, और फिर एक्सटर्नलाइटिस किस वजह से मार्केट फेलियर कर देना, सारे डायग्राम बना के आएंगे, एक एक जितने भी डायग्राम आपको पता है सारा का सारा डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह। 15 मार्क्स का मैटर कर रहा है तो भाई कम से कम 8 से 9 पेज तो आप जो है इसके अंदर
लिख के आएंगे, और ये नहीं कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, उसका क्वालिटी आंसर आपको लिखना है, उससे रिलेटेड होना पूछा है, जो उसने पूछा है वही लिखना है। एक्सटर्नलाइटिस पूछा है तो एक्सटर्नलाइटिस के बारे में ही लिखना है, सारा का सारा जितना भी मैंने आपको बता रखा है। मार्केट फेलियर पूछा है तो मार्केट फेलियर ही बताना है, और कुछ फालतू उसको जो है नहीं बताना है। पेंसिल से डायग्राम बनाने, एक एक चीज आपको जो है ध्यान से यहाँ पे बनानी है। अब जैसे ये है, कह रहा है जी कार्य और राम के मध्य व्यापार की व्याख्या कीजिए, ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्क एंड लीजर, और व्हाट कॉजेज द लेबर सप्लाई कर्व टू शिफ्ट। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन इसने यहाँ पे ये पूछ लिया, दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो भाई जो पूछा है सीधा सीधा उसका ही आंसर देना है आपको, ठीक है। जो पूछा है उतना ही आंसर देना, उसके अलावा कुछ नहीं देना आपको आंसर। जैसे ये देखिए, मुक्त व्यापार तथा संरक्षण के अंतर जो है मध्य स्पष्ट करना है, संरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे रिपीटेड हॉट टॉपिक है, बार बार सेम ही चीज़ जो है आती रहती है। तो भाई अब जैसे ये शॉर्ट नोट है, और शॉर्ट नोट जो है तो इसने बोला कि जी इस पे आपको 2 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। तो किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, तो आप देखिए मेरा भाई आंसर कितने का मैटर करता है। भाई मेरा आंसर जो है यहाँ पे 15 मार्क्स का मैटर करता है। 15 मार्क्स से 7.5 का एक शॉर्ट नोट है, तो अब 7.5 में आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, तो कितने पेजेस का लिखोगे आप 7.5 के अंदर। भाई सिंपल सी बात है, 7.5 का एक शॉर्ट नोट आपका मैटर करता है। तो आपको कैसे भी करके इसके अंदर भाई ये कह सकते हो भाई मैं 7.5 का है तो भाई कम से कम 5 से 6 पेज जो है आप इसके अंदर लिखोगे ही लिखोगे, हद से हद तो 5 पेज तो लिखोगे ही, कुछ भी हो जाए तो आपको लिखने ही पड़ेंगे 5 पेज। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी अच्छा शॉर्ट नोट लिखना है, तो शॉर्ट नोट आपको कुछ स्ट्रेस शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है जी, एक पहली शीट का 1 पेज हो गया जी शॉर्ट नोट। अरे भाई 7.5 में तुमने 1 पेज लिख दिया, 10 लाइन उतार दी, उसमें आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, उसमें आपको 7.5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं वैसी प्रेजेंटेशन आपको नहीं देनी है। पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम पूछा गया है, कितने मार्क्स का कितना मैटर कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन, ये कितने का मैटर कर रहा है, ये कितने का। अब मान लो ये 5 का मैटर कर रहा है 8.5 का, तो अब स्टूडेंट क्या करता है, जो 5 का मैटर करता है उसमें तो पेज भर दिए, और जो 8.5 और 9 नंबर का मैटर करता है और उसमें क्या करा, उसमें लिखा ही नहीं कुछ जो ज़्यादा नंबर का था। जैसे 5 नंबर का है, इस 5 नंबर में 7 पेज लिख दिए, और वो 9.5 नंबर का था उसमें उसको आता ही नहीं, 2-3 पेज ही लिख दिए उसके अंदर। तो ऐसे आपको नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए वैसा ही आपको लिखना है, फालतू बकवास कुछ भी आपको नहीं लिखनी है, एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है बात करनी है। डायग्राम का आपको इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो अगर आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता है तो वो भी मैं आपको जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया कैसे किस आंसर को जो है राइट किया जाता है अच्छे मार्क्स के लिए। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।